हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स वन के बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और ये वीडियो आप लोग को, मेरे को लगता है, एग्जाम के बीच में मिल रहा होगा, तो ऑब्वियसली आप लोग इसे फटाफट से देखिए कंप्लीट करना चाहते होंगे। टाइम थोड़ा कम मिलेगा आप लोग को मैथ्स के एग्जाम के बीच में, तो इस वीडियो को जरूर अच्छी तरीके से लास्ट तक देखना, क्योंकि मैथ्स वन के जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम है सारे के सारे मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ और मैथ्स टू का भी ऐसे ही करने वाला हूँ। मैं वीडियो को थोड़ा कम करने के लिए मैंने सारी चीज़ों को फटाफट से एक ही साथ, बोल सकते हैं, लिखा हुआ प्रिंटेड फॉर्म सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर चिपका दी। बस मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला, सॉल्व कराने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और मेरे हिसाब से सॉल्व कराना और आप लोग को एक्सप्लेन करना दोनों भी चीज़ें एक बराबर होती है। और ऑब्वियसली टाइम की सेविंग के लिए आप एग्जाम के टाइम पे मैं आप लोग का 1 घंटा लेता और इसके बाद पूरे थ्योरम सॉल्व करवा देता, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता। तो सिंपल सी बात है, उस चीज़ को कम करने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए सिंपल स्टेप्स के अंदर आप लोग को पूरा का पूरा थ्योरम एक्सप्लेन करा हुआ है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, या फिर सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी सिंपली मेरे इंस्टाग्राम आईडी 97_मंसूरी और हमारे इंस्टाग्राम आईडी यानी कि JR कॉलेज पर आप लोग मैसेज करके आपके डाउट वहाँ पर पूछ सकते हो। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करूँ आज का वीडियो, तो चलो फटाफट देखते हैं क्या क्या थ्योरम हमें देखने मिलने वाले हैं। सबसे पहला थ्योरम निकल के आता है आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के बाद वाला चैप्टर, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से निकल कर आता है साइन रूल, फिर कोसाइन रूल निकल के आता है, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से 2 थ्योरम, और उसके बाद आप लोग का जो वेक्टर चैप्टर होता है उसमें से 4 थ्योरम निकल के आता है। सो इन थ्योरम्स के अलावा आपके बाहर कोई भी थ्योरम नहीं आने वाले हैं, तो इन थ्योरम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, मेरे को पता है आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो स्टार्ट कैसे करना? सबसे पहले साइन रूल का। तो साइन रूल में हमें प्रूफ क्या करना होता है? A अपॉन में साइन A इज इक्वल टू B अपॉन में साइन C इज इक्वल टू C अपॉन में साइन C इक्वल टू 2R। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल, सिंपली एक ट्रायंगल बनाना होता है। सपोज इसका नाम रखा मैंने ABC। तो अगर मैं A एंगल पकड़ता हूं तो A के सामने साइड जो होगा BC है, तो उसका लेंथ कितना है बच्चों? यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका लेंथ कितना लिखा हुआ है बच्चों? उसका लेंथ मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है A। समझ में आ रहा है? ये इसका लेंथ कितना है बच्चों? ये A लेंथ है। वैसे ही अगर मैं बात करूंगा, वैसे ही अगर मैं बात करूंगा C के सामने वाला साइड, इसका भी लेंथ यहाँ पर C हो जाएगा, और B के सामने वाले का लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? A हो जाएगा। B के सामने वाला स्मॉल b हो जाएगा। सो एंगल को रिप्रेजेंट करें कैपिटल लेटर से और साइड्स को रिप्रेजेंट करें स्मॉल लेटर से, ये आप लोग को रिप्रेजेंट कर देना। अब स्टार्ट कहाँ से करना? तो हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हाफ इंटू BC इंटू AD। अब BC के ऊपर ध्यान दूं तो BC मेरे पास A है, तो BC को मैं A पुट कर दूंगा, बट मेरे पास AD नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, जो यहाँ पर मैं कंसीडर करके आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया जिसका नाम है AD और यहाँ पे लिखा मैंने C। अब सिंपल सी बात है, ये हाइपोटेनस B लिखा हुआ है, मुझे फाइंड करना है AD, तो मैं इसमें लगाऊंगा साइन C। देखो यहाँ पर साइन C लगा रहा हूँ, ठीक है? तो साइन C लगा दे, तो साइन C क्या होता है? देखो ध्यान देना, बहुत इजी स्टेप्स बता रहा हूँ। साइन C क्या होता है? अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। सो इस केस में अपोजिट कौन है? AD, और हाइपोटेनस कौन है? यहाँ पर AC है। सो बस वैल्यूज पुट कर दूंगा। AC मेरे पास कितना है बच्चों? AC मेरे पास है B। सो B को वहां पर लेके जाऊंगा, तो B साइन C जो होगा वो हो जाएगा AD, और वही चीज यहाँ पर लिखी हुई, देखो AD इज इक्वल्स टू B साइन C लिखी हुई, ठीक है? देखो यहाँ पर लिखी हुई AD इज इक्वल्स टू B साइन C। सो बस अब क्या किया? BC की वैल्यू मैंने पुट कर दी, BC की वैल्यू A पुट कर दी, AD की वैल्यू B साइन C पुट कर दी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिला बच्चों बहुत इजी तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू AB साइन C। सो आप लोग बस इसमें पैटर्न को नोट करना। अगर A और B साइड है तो एंगल साइन C आ रहा है, वैसे अगर B और C साइड होगा तो एंगल A आएगा, और वैसे अगर A और C साइड होगा तो एंगल B आएगा। सो उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ये मिल चुका है। अब उसी पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने 2 को सबसे पहले वहां पे ले, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? AB साइन C हो जाएगा। अब सेम पैटर्न इसमें अप्लाई किया, देखो ध्यान देना, बहुत ईजी है। सो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? AC साइन B हो जाएगा, और सिमिलरली 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? BC साइन A हो जाएगा। बस मतलब क्या? अब देखो तीनों के तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल डबल में है, तीनों को तीनों ये भी, इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये इक्वल कैसे होंगे? मतलब AB साइन C विल बी इक्वल टू AC साइन B विल बी इक्वल टू BC साइन A। सो बस मैंने यहाँ पर वही किया हुआ। अब पूरे के पूरे इस टर्म को, पूरे के पूरे टर्म्स को मैंने डिवाइड किया हुआ ABC के साथ। सो डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी ABC, यहाँ पर भी ABC, यहाँ पर भी ABC। सो BC में कैंसिल, AC मैंने कैंसिल किया, और AB मैंने कैंसिल किया। तो यहाँ बचेगा साइन A अपॉन में A, साइन B अपॉन में B, और साइन C अपॉन में C। बस इसको उल्टा कर दो, सबको उल्टा कर दोगे तो A अपॉन में साइन A इक्वल टू B अपॉन में साइन C इक्वल टू B अपॉन में साइन B इक्वल टू C अपॉन में साइन C मिल जाता है। सो पहला पार्ट बहुत इजीली प्रूफ होता है, बस मैं आप लोगों को याद रखना, आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देना।
अब आप लोग को इसको इक्वल टू 2r प्रूफ करना है। 2r मतलब क्या, इस ट्रायंगल को अगर मैं एक सर्कल के अंदर बनाता हूं तो वहां पर क्या मिलेगा, हम लोग को रेडियस मिलता है। सो वो डबल ऑफ रेडियस के बराबर होता है ये रेशो। अब वो कैसे करेंगे, चलो यहां पर बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर एक सर्कल बनाया और इसी ट्रायंगल ए बी सी को मैंने इसके अंदर बना लिया हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डायमीटर बना रहा हूं। सो यहाँ पर एक सीधा डायमीटर मैंने ए से ड्रॉ किया हुआ यहाँ पर पी तक। सो एपी मेरा क्या है, डायमीटर है, यानी कि डबल ऑफ रेडियस है, इसके ऊपर मैंने डबल ऑफ रेडियस लिख दिया हुआ और मैंने इसको जोड़ दिया सी के साथ। सो आप लोग एक बेसिक चीज जो अपन 9th और 10th में पढ़ी हुई है, किसी भी सर्कल या सेमी सर्कल के अंदर अपन ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, सो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सो इस तरीके से ये अगर ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, और इसने क्या किया, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और अगर मैं पी और सी को जोड़ रहा हूं तो ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। बस इसी चीज को अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब एक और चीज ध्यान देना, एक और चीज, अब आप लोग देखो ये एंगल ए बी सी और एंगल ए पी सी दोनों सेम आर्क के ऊपर बने हुए, ये आर्क ए सी के ऊपर। सो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो बस यही लिखा है, मेजर एंगल ए बी सी और मेजर एंगल ए पी सी दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी सी को मैं बी बुलाता हूं और ए पी सी को मैं पी बुला लेता हूं। तो बस अभी मुझे साइन पी मुझे निकालना, साइन पी, इस ट्रायंगल के अंदर मैं साइन पी निकाल रहा हूं, ध्यान देना, इस ट्रायंगल के अंदर मैं साइन पी निकाल रहा हूं। तो साइन पी क्या हो जाएगा, ध्यान देना, बहुत ईजी है। यहाँ पर लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा मैंने पी, यहाँ लिख दिया मैंने सी। साइन पी होता क्या है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। सो देखो यहाँ पर अपोजिट कौन है, ए सी, ठीक है। तो अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस और AC की वैल्यू कितनी यहाँ पर B लिखी हुई है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं साइन P निकालता हूं सो अपोजिट यानी कि B अपॉन में AC AP कितना है, 2 टाइम्स R है। देखो यहाँ पर AP क्या है, 2 टाइम्स R। तो देखो साइन P निकाला, B अपॉन में AP हो गया, B अपॉन में AP, 90 के सामने ला हाइपोटेनस, B वैसे रखा, AP मेरे पास कितना है, 2 टाइम रेडियस है, फटाफट से 2 टाइम रेडियस लिख दिया। तो अब साइन P जो होगा साइन B के इक्वल होगा, क्योंकि P और B दोनों एंगल इक्वल है। तो इस तरीके से हमें साइन B की वैल्यू जो मिली वो B अपॉन में 2R मिल गया, लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब क्या किया, अब साइन B अगर B अपॉन में 2R, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। मतलब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर साइन B मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, इसको डिवीजन में लेके आ जाऊंगा, साइन B इस तरीके से, और इक्वल टू की वजह से 2R को लेके चला जाऊंगा। तो मैं बोल सकता हूँ B अपॉन में साइन B जो है वो 2R के बराबर है। तो चीजें वही करिए, देखो B अपॉन में साइन B 2R के बराबर है। अब B अपॉन में साइन B अगर 2R के बराबर है, लेकिन ये तीनों साथ में इक्वल है, मतलब ये A अपॉन साइन A को इक्वल है, C अपॉन में साइन C को इक्वल है, मतलब ये 1 2 3 और ये 4 के चारों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो A अपॉन में साइन A इज इक्वल टू B अपॉन में साइन B इज इक्वल टू C अपॉन में साइन C इक्वल टू 2R मिल जाता है। सो बस 2 चीजें अप्लाई करनी होती है, पहला एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करना होता है, और उसी ट्रायंगल को अगर आप लोग सर्कल के अंदर बना लेते हो सो वो बन जाता है अपना, क्या बन जाता है बच्चों, प्यारो ध्यान दो, वो बन जाता है एक और फॉर्मूला आप लोग को डिराइव करके देता है, जो कि आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म में सॉल्व होता है। सो इस तरीके से आप लोग कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे और ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। कहीं डाउट, कहीं दिक्कत होकर तो कमेंट सेक्शन में पूछना है और इसे सॉल्व जरूर करना। अगर आप लोग ने इसे सॉल्व किया ना बच्चों, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको एग्जाम के लिए। और कहीं डाउट, दिक्कत तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना है। अब मैं आप लोगों को कोसाइन रूल बताने वाला। तो कोसाइन रूल को बताने के लिए आपको बेसिक एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट A और पॉइंट B है। इसका कोऑर्डिनेट मैं अज्यूम करता है x1, y1 है। क्या है इसका कोऑर्डिनेट, x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट को मैं अज्यूम करता हूं x2, y2 है। सो डिस्टेंस ऑफ AB अपन कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो इस कंसेप्ट का हम लोग को यहाँ पर यूज करना है, जो कि आप लोगों का कोसाइन रूल है। सो कोसाइन रूल आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग को बेसिक तरीके से मैं याद करा देता हूं। देखो यहाँ पर 3 कोसाइंस के रूल होते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता ताकि आप लोग को सारी चीजें एक स्लाइड पे दिखा सकूं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब देखो ध्यान, और सॉल्व करना होगा तो मैं पिछली स्लाइड पे आप लोग को बताऊंगा। सो पहला कोसाइन रूल A² के साथ स्टार्ट होगा, दूसरा वाला B² के साथ, तीसरा होगा C² के साथ। अब देखो सिंपल सी बात है, एक्चुअली देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम ही है, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए ये 2 टर्म्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। सपोज अगर मैं हाइपोटेनस को A² अज्यूम करता हूं, तो A² विल बी इक्वल टू B² प्लस C²। अब सीन्स यहाँ पर बात को समझना, सीन्स यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो एक टर्म एक्स्ट्रा जो टर्म आएगा वो माइनस में आता है, दैट इज व्हाट -2 इंटू BC, और जो यहाँ पर है उसका एंगल cos A। वैसे B² जो होगा वो क्या हो जाएगा, C² प्लस A² -2 इंटू B इंटू C इंटू A, और लास्ट में जो एंगल है cos B आ जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर C होगा तो C में यहाँ पर cos C, यहाँ पे A² B², और यही टर्म का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ जाता है। बेसिक चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग पहले रूल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक ट्रायंगल अज्यूम करेंगे जिसका एक पॉइंट ओरिजिन पर है। सो ये पॉइंट ओरिजिन पे आ गया, ठीक है। अब ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब देखो आप लोग को पता है ट्रायंगल का नाम है ABC। सो A के सामने साइड होगा स्मॉल a, B के सामने साइड होगा स्मॉल b, और C के सामने साइड क्या होगा, स्मॉल c हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्टेंस को देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है सी, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी कॉमा 0। ठीक है, हम लोग को चाहिए अब ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट आता कैसे है। देखो इसको सॉल्व करने का बेसिक्स फंडा आप लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। सो मुझे पता है कि y का कोऑर्डिनेट ये वाला, y कोऑर्डिनेट यहाँ का ये होगा, और यहाँ पर भी इसको मैं ऐसे करके नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका ये डिस्टेंस निकालूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा और ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, बहुत इजी है। सो मैं आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता, ध्यान देना, बहुत इजी कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे इसमें पता है ये b है, मुझे पता है ये a है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट d अज्यूम कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे को लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर c लिखा हुआ, तो ये c लिख देता हूँ। मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ये मैं अज्यूम करता हूँ कि ये एंगल मुझे पता है। देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, सॉरी आगे जाना है मुझे। सो ये एंगल को मैं a अज्यूम कर रहा हूँ, बस अब आप लोग साइन a लगाओ। तो साइन a कैसे मिलता है, देखो साइन a जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस। सो अपोजिट यहाँ पर कौन है, CD, और हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पर, CD। देखो CD अपॉन में हाइपोटेनियस कौन है, B। सो हमें CD ही तो फाइंड आउट करना है, तो CD विल बी इक्वल टू B साइन A। ठीक है, क्या मिल गया, B साइन A। समझा ये चीज। अब आगे उसी तरीके से cos A लगा दो। cos क्या होता है, अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस। एडजेसेंट कौन है यहाँ पर, AD, हाइपोटेनस कौन है यहाँ पर, B। सो ये आ जाएगा B cos A विल बी इक्वल टू AD। बस देखो AD कितना है, 20 cos A, और यहाँ पर हमें CD मिल गया बच्चों। CD कितना मिल गया, CD हमें मिल गया B sin A। तो CD के पे B sin A लिख दो फटाफट से। CD कहाँ पे, देखो CD ये रहा। अब यहाँ पे D पॉइंट तो है नहीं, लेकिन मैंने अज्यूम किया था। तो अब सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस है, देखो ध्यान दो यहाँ पर, ये डिस्टेंस है CD। तो ये डिस्टेंस कितना हमारे पास, B sin A है, यहाँ पे लिखो B sin A। और ये डिस्टेंस यहाँ से आते का डिस्टेंस कितना है, ये देखो ये डिस्टेंस हमें मिल चुका है। ध्यान दो, बहुत ईजी कंसेप्ट बता रहा हूँ। और ये डिस्टेंस हमें मिला, यहाँ पे मिला B cos A। अब सिंपल सी बात है, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, इसका b cos a होगा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा इसका b sin a हो जाएगा। बस इस तरीके से आप लोगों को कोऑर्डिनेट मिला। अगर नहीं आता तो इसको रट्टा मार लो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। सो कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आप लोग को ना यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सो पहला फॉर्मूला है a² इक्वल टू b² प्लस c² माइनस 2bc cos a। सो आप लोग a² के साथ स्टार्ट करो। सो ये रहा आप लोग का, ये दिख रहा है BC। सो BC के साथ अपन स्टार्ट करेंगे, और BC मेरा किसके बराबर है, a²। तो a² के साथ स्टार्ट करो, दैट इज BC², बराबर है। अब आप लोग को पता है BC का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के साथ स्टार्ट करूंगा। लेकिन अब पहले से देखो, अगर ऐसा रहता है BC दिया फाइंड आउट करना होता तो अंडर रूट के साथ स्टार्ट करते, लेकिन अब BC का स्क्वायर बोला हुआ तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ टर्म्स आएंगे, दो टर्म्स जो भी अपन लिखते हैं स्क्वायर के टर्म में वो आएगा। तो वही चीज किया, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर x2 को मैंने ये अज्यूम किया, मान लो ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, और ये y1 है। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि c माइनस b cos a का होल स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ है, प्लस, और इसके बाद यहाँ पर y2 माइनस y1 का स्क्वायर 0 माइनस b sin a का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा। अब स्क्वायरिंग करूंगा तो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab, इस तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो c² प्लस b² cos स्क्वायर a माइनस 2 इंटू c इंटू b, यानी b इंटू c, एक ही बात है, cos a, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे 0 में से किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, सेम नेगेटिव में मिलेगा, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो इस तरीके से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये टर्म के ऊपर ध्यान दो और ये टर्म के ऊपर ध्यान दो, दोनों के अंदर देखो b² कॉमन है। सो b² मैं कॉमन निकालता हूँ यहाँ पर दोनों में से। जैसे b² कॉमन निकालोगे, ध्यान देना, b² अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर है, और आप लोग को ऑलरेडी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये टर्म गायब हो गया, हो जाएगा 1, b² मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट b²। तो इस तरीके से आप c² लिखा, और इन दोनों कंबाइन करके b² लिखा, और माइनस 2bc cos a लिखा। सो LHS को अपन ने RHS प्रूफ कर दिया, पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली आप लोग इसे भी प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पर बस एक ही टास्क आप लोग को समझ में आना चाहिए, वो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, बाकी सब कुछ ईजी है। सो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, और आप लोग इसको याद रखना और किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखना। बस आप लोग कोऑर्डिनेट निकालना है। सो कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर यहाँ पे आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसे D पकड़ो, आप लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, तो इससे आप लोग को ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, और आप लोग को ये डिस्टेंस निकालना है जिससे आप लोग को ये कोऑर्डिनेट मिलेगा। दिस इज व्हाट, ये जो डिस्टेंस आपने निकाला हुआ है, दिस इज व्हाट, ये एडजेसेंट है तो b cos a आएगा, और ये इसको निकाला, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, और ये इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा b sin a। तो इस तरीके से आप लोग x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें लिखनी होती है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, समझ में आ गई। ये था आप लोग का कोसाइन रूल। आगे बात करेंगे कुछ और सिंपल
थियरम जो कि एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाए, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, तो ये थ्योरम चौथे चैप्टर का है, लेकिन इसको बताने के पहले मैं एक और थ्योरम बताना चाहता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, हो सकता है कि इस बार एग्जाम में पूछा जाए। सो पहले ये थ्योरम देख लो। सो ये थ्योरम देख लो, क्या है? थ्योरम नंबर 3, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्टेट लाइन जो कि ओरिजिन में से पास हो रहा है। सो ये डायग्राम है इसको सॉल्यूशन का, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुए कैसे आ रहा है। चलो आ जाओ फटाफट से। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये होमोजेनियस इक्वेशन कंसीडर किया हुआ है जिसका नाम क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टार्ट किए यहाँ से। अब आप लोग क्या बोला हुआ है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें दो कंडीशन कंसीडर करने पड़ते हैं। पहला केस ये होगा कि b की वैल्यू अपन 0 लेते हैं और दूसरा केस ये होगा b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। अब देखो b इक्वल टू 0 लोगों तो एक कंडीशन आ रहा है, देखो समझाता हूं। मेरे पास मल्टीपल b की वैल्यू, अनलिमिटेड b की वैल्यू है, ठीक है, अनलिमिटेड b बहुत कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कि मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे करके। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 -2 -3। सो एक कंडीशन मैंने क्या लिया? b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 0, ये केस ले ली। और दूसरा क्या बचा था? जो नंबर बच गए, यहाँ पे बहुत सारे नंबर बचे, यहाँ पे बहुत सारे नंबर बचे। तो दूसरा केस क्या निकल के आता है? b इज नॉट इक्वल टू 0। देखो अपन ने क्या किया, दुनिया में जितने भी नंबर है सारे नंबर अपन ने b में इंक्लूड कर लिए। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो दे कंबाइनिंग एंड फॉर्म द कंडीशन, उसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव। जब देखो सिंपल सी बात है, एग्जॉस्टिव अपन ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन वाले पार्ट में और यूनियन वाले पार्ट में पढ़ा था। जब दो चीजों को अपन कंबाइन करते हो सैंपल स्पेस बनता है, तो उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव। और जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसी कंसेप्ट को अपन समझेंगे। अगर b और b इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों को अगर अपन कंबाइन करते तो ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बना देता है। तो इसीलिए इन लोग को बोलते हैं दे आर एग्जॉस्टिव। और इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा होगा, अगर आगे आप लोग को दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो रीड करते हैं। तो कंसीडर दो कंडीशन जहाँ पे b इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, मतलब सारे कंडीशन अपन पकड़ रहे हैं। तो पहला कंडीशन b इक्वल टू 0 के साथ स्टार्ट करता हूं। सपोज मैंने b की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करी तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर वही मिला। अब दोनों में से मैंने देखो यहाँ पर वही मिला। अब दोनों में देखो x कॉमन है, तो x कॉमन निकालूंगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो पहला केस ये मिलेगा कि x की वैल्यू 0 मिलेगी और दूसरा केस ये मिलेगा कि इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। अब हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि ओरिजिन में से पास और एक सिंपल कंसेप्ट है। सो आप लोग को ये बताना चाहता हूं, ध्यान देना। अभी अगर आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है, अब लाइन के अंदर क्या है? कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। तो लाइन एक्चुअली होता क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। सो अगर ये c वाला टर्म है ही नहीं, c वाला टर्म कोई कांस्टेंट नंबर वाला टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो लाइन होगी ना वो ओरिजिन में से पास होती है। सो आप लोग अभी नोटिस करना, ये जो लाइन है ना ax प्लस 2hxy, सॉरी ax प्लस 2hy, इसमें देखो इसमें देखो, इसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है प्लस c जैसा। यहाँ पर x के साथ a है और y के साथ 2hxy लिखते हैं गलती से, यहाँ पर सिर्फ 2hy आएगा, यहाँ पर y लिखना है बच्चों। हाँ, तो 2hy इक्वल टू 0 है और यहाँ पर देखो कोई भी प्लस c यानी प्लस कांस्टेंट टर्म नहीं है। दैट मींस ये जो लाइन होती है हमेशा ओरिजिन में से पास होगी। और ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन जो होती है y एक्सिस होती है, तो ये भी 0 में से पास हो रहा है। दो लाइन 0 में से पास हो रही है, 0 मतलब क्या? ओरिजिन में से पास हो रही है। सो ओरिजिन में से अगर पास हो रही है दैट मींस हमारा कंडीशन पहला वाला प्रूफ हो गया। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो पहला केस क्लियर है। अब हम लोग को चेक करना b इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। सो उस केस में क्या करेंगे? नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन लगेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो अपने 10th में पढ़ा उसका इस्तेमाल करेंगे। चलो समझाता हूं। सो केस 2 अपन देख रहे हैं b इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपन ने ये लिख दिया। अब पूरे इक्वेशन को सबसे पहले अपन ने क्या किया? b से मल्टीप्लाई करें ताकि इसको थोड़ा सॉर्टिंग फॉर्म में रख सके। सो b से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम abx स्क्वायर प्लस 2hbxy और b स्क्वायर y स्क्वायर, इस तरीके से। मतलब सबके पास b आ गया। अब क्या किया अपन ने? इस कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर ये है ना, इसको उठा के वहां पर लेके चले गए। अपन इसको y के टर्म में कन्वर्ट करने वाला। देखो बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर यहाँ पर ये है। चलो समझाता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया by का होल स्क्वायर लिख दिया, देखो हो गया। इसके ऊपर ध्यान दो, यहाँ पे 2 इंटू, अब देखो क्या कर, दो ब्रैकेट्स बनाऊंगा, दो ब्रैकेट्स बना, ध्यान देना दो ब्रैकेट्स कैसे। तो ये 2 इंटू h, देखो यहाँ पर क्या by है तो एक ब्रैकेट में लिख दो by। उसके अलावा क्या बच गया यहाँ पर? उसके by को छोड़ के क्या क्या बच गया? h और x, यहाँ पर लिख दो h और x। और इक्वलिटी की वो साइड जाऊंगा तो यहाँ पर क्या मेरे पास माइनस abx स्क्वायर है। अब देखो मुझे चाहिए क्या? मुझे ना यहाँ पर एक थर्ड टर्म चाहिए ताकि ये पूरे के पूरे तीन टर्म्स को कंबाइन करके कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बना दूं। सो वो कैसे करूंगा? सो इसको देखना आप लोग को, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या अलग सी चीज है, 2by मेरे पास यहाँ पर है, क्या मिसिंग है? hx।
तो दोनों साइड में क्या करूंगा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ऐड कर दूंगा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या करूंगा प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दूंगा। तो वही चीज करी, देखो दोनों साइड मैंने क्या करी, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ऐड किया। वो कैसे समझ में आया, जब मैंने टर्म्स को दो ब्रैकेट में स्प्लिट किया, पहला ब्रैकेट मैंने यहाँ पे बना दिया, दूसरा ब्रैकेट जो एच एक्स है वो बच रहा था, तो उसका होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना। सो ऐड किया तो दिस विल बिकम बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है वो निकालना है। सो यहाँ पर दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया जाएगा। ठीक है, अब करते क्या, आप लोग को सिंपल सी बात, दोनों साइड स्क्वायर है। अब इसको क्या करेंगे, अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर चीजें बहुत सॉर्टेड है, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी है, तो इसको मैं रूट का स्क्वायर लिख सकता हूं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ m, सो m को मैं रूट के अंदर m लिख के उसका होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही है। सो यहाँ पर वही चीज करी, एच स्क्वायर माइनस ए बी को रखा और रूट का स्क्वायर कर दिया। अब क्या किया, देखो यहाँ पर इसको उठा के लेके आए यहाँ पर। अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो दैट इज व्हाट ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखो दो ब्रैकेट्स हमें मिलेंगे, दोनों को जीरो के साथ इक्वेट किया जाएगा, इस तरीके से इक्वेट कर देंगे। सही है, अब विच इज कंबाइनिंग, अब देखो इन दोनों को इक्वेट किया तो इस तरीके से हमें मिल चुका है ये इक्वेशन, समझा। अब देखो h, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन मिले, तो देखो यहाँ पर x के साथ एक इक्वेशन है, x के साथ एक टर्म है और y के साथ एक टर्म है। अब आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इस टर्म के ऊपर थोड़ा गौर करना है। ये टर्म पूरी तरीके से कांस्टेंट टर्म है, तो फिलहाल के लिए कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरा एक नंबर c है, अज्यूम कर लेता हूं, या फिर d अज्यूम कर लेता हूं। सो इस पूरे ब्रैकेट को फिलहाल के लिए मैं d अज्यूम करता हूं। सो dx प्लस by इक्वल टू 0 का टर्म मिल रहा है, और इसी को मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहा था, ये e है। सो ये क्या मिल रहा है, ex प्लस by इक्वल टू 0 मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोग को पिछले केस 1 में समझाया था कि जब भी यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म प्लस c अगर मिसिंग है, प्लस सी वाला टर्म अगर मिसिंग है, तो यहाँ पर प्लस सी दोनों में मिसिंग है, देख रहे हैं आप लोग। सो जब मिसिंग होता है दैट मींस वो पास कहाँ से होता है, ओरिजिन में से पास होता है। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे आप लोग को समझना। सो ये कहाँ से पास होंगे, ओरिजिन में से पास होंगे, और केस 2 भी यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। सो देयरफॉर दीज टू लाइन आर आल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये स्टेटमेंट आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देयरफॉर दीज लाइन्स आर आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर लिख देना। बस अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं अपने को। अगर मैं इसमें से इसका स्लोप निकालूंगा तो स्लोप का फॉर्मूला आप लोग को पता है, माइनस ए बाई बी होता है। सो माइनस ऑफ दिस अपॉन में बी, और इस तरीके से माइनस ऑफ ए बाई बी इसमें से भी निकालूंगा तो आप लोग को m1 और m2 मिल जाता है, और m1 और m2 को ऐड करते तो आप लोग को m1 प्लस m2 एक रिजल्ट मिलता है, दैट इज माइनस 2h बाई बी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वैसे ये आपको काम आने वाला है, इसके लिए बता दे रहा हूँ। सो माइनस 2h बाई बी और m1 डॉट m2 मिलता है a बाई बी। इस तरीके से आपको ये दो रिजल्ट मिलते हैं। आप लोग को ये प्रूफ नहीं करना, बट आप लोग को ये याद रखना, पिछले क्वेश्चन में काम आने वाले, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बस आप लोग को यहीं तक प्रूफ करना था, यहीं तक आप लोग को बताना था। ठीक है, यही आप लोग का प्रूफ है। तो आप लोग क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर जो होता है वो ओरिजिन में से पास हो रहा है, वो बताना है। तो सिंपल सी बात अपन ने बता दिया, जब भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है किसी भी लाइन के अंदर, सो हमेशा ओरिजिन में से पास होता है। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने चाह रहा, जो टैन वाला फॉर्मूला है, टैन वाला फंडा जो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो जो मैं बताने जा रहा हूँ। सो टैन का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a प्लस बी। सो ये फॉर्मूला आता कैसे, तो सबसे पहले आप लोग को इसका ओरिजिन ढूंढना है। 11th स्टैंडर्ड में आपने ना, ओरिजिन मतलब इसका बोल सकते हैं स्थापना, या फिर बोल सकते हैं कहाँ से ये इवॉल्व हुआ है। सो ये फॉर्मूला आया आप लोग का 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले में से, जो आप लोग ने पढ़ा, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2। ठीक है, और अभी मैंने आप लोग को सिखाया, कभी भी आप लोग को अगर ऐसा होमोजेनियस इक्वेशन दिया गया है, तो इस केस में अपन दो चीजें निकाल सकते हैं। पहले तो m1 प्लस m2 निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट माइनस 2h बाई बी, और m1 डॉट m2 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, a बाई बी। सो आप लोग को सबसे पहले चीज वही करनी है, देखो m1 प्लस m2 निकाल लिया हुआ है और m1 डॉट m2 निकाल लिया हुआ है। ठीक है, m1 डॉट m2 तो मिल जाएगा, बट m1 माइनस m2 कहां से लाएंगे, सो उसके लिए अपन ये पूरा प्रोसेस लगा देते हैं। सो एक फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 डॉट m2। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये फॉर्मूला रन कर देना है। अब आपके पास ये वैल्यू नहीं, इसको वैसे ही रखो, ये वैल्यूज आपके पास है, इसकी वैल्यू माइनस 2h बाई बी है, पुट कर दिया, इसकी वैल्यू a बाई बी है, पुट कर दिया। जब स्क्वायर करूंगा तो 4h स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, b स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम टू सेम 4ab अपॉन में b स्क्वायर मिलेगा। बेस से मैं बेस को लिखा एक बार, और उसके बाद ऊपर मिला 4h स्क्वायर माइनस ab, 4 कॉमन निकाला। इस तरीके से आपको m1 माइनस m2 की वैल्यू मिल जाती है।
इसका होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। बस स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर करते तो दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में एक माइनस में। सो m1 डॉट m2 की m1 माइनस m2 की वैल्यू मिली प्लस माइनस 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में b। अब ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर मैं पुट करता हूँ। अब मॉड क्या करता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव दोनों को पॉजिटिव बना कर देता है, आप लोग को पता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, दोनों को पॉजिटिव बना देगा। और यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b के साथ, तो b जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आप लोग को दिख रहा है क्या बच्चों, ये यस दिख रहा है। तो जैसे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, आप लोग को दिखा देता हूं, जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मॉड के अंदर यहाँ पर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b, इसके नीचे क्या मिलेगा b प्लस a अपॉन में b। तो दोनों के बेस में से b और b कैंसिल हो जाएगा, नीचे b प्लस a लिखो, ये a प्लस b लिखो, तो सीधा करके a प्लस b लिखा और 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर वैसे ही रखा। तो इस तरीके से आप लोग को टैन थीटा की बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू मिल जाती है, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को ना मतलब अभी इस चैप्टर के 2 थ्योरम बता दिए। एक फाइनल चैप्टर है वेक्टर, उसके भी आप लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये बता देता हूँ। ठीक है डन बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब फाइनल आप लोग को ले चलता हूँ यहाँ पर वेक्टर के 4 थ्योरम के ऊपर जो बड़े सिंपल इजी हैं। बस आप लोग को थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर पहले समझा देता हूँ। देखो मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, जिसमें से मुझे ये वेक्टर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a, यहाँ पे लिखता हूँ b, यहाँ पे लिखता हूँ c, तो इस a b वेक्टर का नाम रख देता हूँ मैं, मान लो कि a रखता हूँ, और इस b c वेक्टर का नाम मान लो कि यहाँ से b से c की तरफ जाओ तो b रख देता हूँ। अच्छा एक और चीज़, अगर आप b से c की तरफ जा रहे हो तो ये डायरेक्शन लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया a b, ये हो गया b c। अब आप लोग को इसका रिजल्टेंट ढूंढना है, तो आप लोग इनिशियल पॉइंट ढूंढना जहां से आप लोगों ने स्टार्ट किया था और फाइनल पॉइंट जहां पे आप लोग पहुंचे हो। सो ए से बी, बी से सी गए हो, अब डायरेक्टली अगर सी पे पहुंचना होगा तो ए से सी पे जाओगे। सो ये आप लोग का रिजल्टेंट होता है। सो ये रिजल्टेंट जो होगा ना वो क्या होता है मालूम है, ए बार प्लस बी बार होता है। बस ये कंसेप्ट आप लोग को दिमाग में रखना और इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो रीड करते हैं क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ये आप लोग को सॉल्व करने बोलता है। लेट ए बार एंड बी बार बी एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस में कहीं पे भी 2 पॉइंट है, एंड आर बी द पॉइंट R be the point on the line AB, dividing the internally in the ratio m:n, then हमें प्रूव करना है R bar is equals to m b bar plus n a bar अपॉन में m plus n। इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। सपोज मेरे पास एक लाइन इस तरीके से है, इसके ऊपर एक पॉइंट है A और इसके ऊपर एक पॉइंट है B, स्पेस में कहीं तो भी है। इसका पोजीशन वेक्टर मैं अज्यूम करता हूँ A बार, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है B बार है। अब एक पॉइंट R है जो इसको इंटरनली डिवाइड करा, मान लो यहाँ पर कहीं पर आ रहा है R है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं R ले लेता हूँ। तो किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से लिया जाता है। मान लेते हो कि ये पॉइंट है O और इसका पोजीशन वेक्टर है O बार। ठीक है, अब क्या करूंगा, अगर मुझे O से लेकर A तक जाना है तो यही तो A बार होने वाला है, मुझे O से लेकर B बार तक जाना है तो यही तो B बार होने वाला है, और यहाँ से O से लेकर R तक जाना तो ये क्या हो जाएगा, R बार हो जाएगा। सो डायरेक्शन नोट करना, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया, AR जो है वो M है और RB जो है वो n है। सो m, देखो सिंपल सी बात है, हमें इससे क्या सीखने मिला, AR अपॉन में RB इज इक्वल्स टू व्हाट, M अपॉन में n। अब इसमें डायरेक्शन बड़ा मैटर करता है। अगर आप लोग A से R की तरफ जा रहे हो तो आपको बार डालना है और बताना है कि A से R तक ही आप लोग जा रहे हो। उसके बाद RB की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर आप लोग बार डाल दोगे और आप लोग बताओगे R से B की तरफ जा रहे हो। और RB और BR दोनों बहुत अलग अलग होते हैं, तो इस तरीके से आप लोग को नोट करना है। अब आइए अगर n को उधर लेके जाओ तो n मल्टीप्लाई बाय AR बार हो जाएगा और m मल्टीप्लाई बाय RB बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब AR और RB को अपन ढूंढेंगे, तो इस ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं। मैं AR इस तरीके से जा रहा हूँ, इस तरीके से जा रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं नोट करूंगा इस तरीके, ध्यान देना बहुत सिंपल सा ट्रायंगल है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर A जो इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ वेक्टर, यही इसका नाम क्या, AR बार रख दो इसका नाम, और यहाँ पर इसका नाम क्या है, R बार। ठीक है, स्मॉल r बार। अब देखो सिंपल सी बात है, ध्यान देना बहुत सिंपल है। मैं ऐसे गया, ऐसे गया, इनिशियल पॉइंट ये है, मैं अज्यूम करता हूं इनिशियल पॉइंट ये है, यहां से A पर गया, यहां से R पर गया। सो O से A से R, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो OR बार होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, देखो समझा रहा हूं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, देखो बहुत इजी चीज बता रहा हूं। सो OA बार प्लस AR बार जो होगा वो OR बार होगा। अब OA बार जो वेक्टर है A बार, AR मेरे पास नहीं, AR मुझे चाहिए, AR को वैसे ही रखूंगा। सो OR बार की वैल्यू मेरे पास है कितनी, R बार है। सो यहाँ पर मैं रख देता हूँ R बार। सो AR बार का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा R बार माइनस A बार। समझा ये चीज अगर समझ में आ गई तो आप लोग को दूसरी चीज भी ढूंढनी है जो कि RB बार है। देखो यहाँ पर, अब उसे कैसे ढूंढेंगे, सेम आप लोग को ट्रायंगल अलग से बना लेना। ट्रायंगल बना ले, यहाँ पे लिखा O, यहाँ पे लिखा R, यहाँ पे लिखा B। ये जो वेक्टर ये R बार है, ये जो वेक्टर है मुझे पता नहीं है, तो इसका नाम है RB बार और इसका नाम है B बार। चलो इसके अंदर अपन लगाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर फटाफट से। तो सिंपल सी बात है, OR बार प्लस RB बार इक्वल टू OB बार। सो OR बार इक्वल टू प्लस
आर बी बार इक्वल टू वॉट, ओ बी बार। अब ओ आर बार कितना है मेरे पास, आर बार है, आर बी बार मेरे पास है कि नहीं, आर बी बार को मैं वैसे रखता हूँ, और ओ बी बार कितना है बच्चों, बी बार है। तो मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ पर आर बी बार को वैसे रखो जो अननोन है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बी बार माइनस आर बार। तो आप लोग के पास अभी आर बी बार भी है, आपके पास ए आर बार भी, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो। तो चलो फटाफट से मैं पुट करता, आप लोग क्या मिलेगा, सो एन टाइम्स ए आर बार की वैल्यू कितनी है, आर बार माइनस ए बार। उसी तरीके से एम टाइम्स आर बी बार की वैल्यू कितनी, बी बार माइनस आर बार। समझ में आ गया, क्लियर है कंसेप्ट, यहाँ पे बहुत सिंपल था। अब आप लोग को करेंगे करना क्या, एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन टाइम्स आर बार, एन टाइम्स ए बार, वैसे ही एम टाइम्स बी बार माइनस एम टाइम्स आर बार। अब करना क्या है, दोनों को इधर उधर शफल कर देना। शफलिंग मतलब क्या, आर बार वाला टर्म यहाँ पर ए बार वाला टर्म, तो इसको यहाँ पर लेंगे एन टाइम्स आर बार प्लस एम टाइम्स आर बार इक्वल टू एम टाइम्स बी बार प्लस एन टाइम्स ए बार, इस तरीके से लिख दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है, आर बार कॉमन निकलो, यहाँ पर एन प्लस एम लिखो या एम प्लस एन लिखो, एक ही बात है। सो एम प्लस एन विल बी इक्वल टू एम टाइम्स बी बार प्लस एन टाइम्स ए बार हो जाएगा, और ये पूरे ब्रैकेट को उठा के नीचे ले लो। सो एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन में एम प्लस एन आ जाएगा। और क्वेश्चन का प्रूफ यही मांग रहा था कि आप लोग को यही प्रूफ करना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को डायग्राम बनाने आना चाहिए, डायग्राम में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाने आना चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यही कंसेप्ट का यहाँ पर यूज किया बड़े शॉर्ट तरीके से, लेकिन मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, ट्राई करना, सॉल्व कर सको। और एक छोटा क्वेश्चन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ जो आप लोग खुद ट्राई करना, जो कि एक्सटर्नल डिवीजन वाला है। इसके अंदर जो आप लोग का ए और बी जो पॉइंट होता है वो एक लाइन के ऊपर होता है, और आर आप लोग को इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। इस केस में आप लोग को बड़ा ट्रायंगल लेके सॉल्व करना होता है, और इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ये बड़ा ट्रायंगल लेके सॉल्व करोगे, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेके सॉल्व करोगे, बहुत ईजी, ये भी कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला थ्योरम जो कि आप लोग को पैरेललोपाइपेट वाला है। सो पैरेललोपाइपेट को पढ़ने के लिए आप लोग को सबसे पहले पैरेललोग्राम को समझा देता हूँ। सो अगर मान लो कि आप लोग के पास एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है आपके पास। अब पैरेललोग्राम में होता क्या है, दो साइड्स होते हैं। सो मैं अज्यूम करता हूँ ये साइड ए है, ये साइड बी है। अब मुझे इसका एरिया निकालना बाय वेक्टर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं पकड़ता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी लिखते समझ लें पैरेललोग्राम है। सो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। सो अब यहाँ पर बेस तो है ए, अब यहाँ पर एक हाइट ड्रॉ कर लेता है इस तरीके से। और हमेशा याद रखना कि बेस इंटू हाइट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ बेस इंटू हाइट, पूरा लिखता ज्यादा अच्छा रहेगा, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, बेस मेरे पास वेक्टर ए बार है, लेकिन हाइट मेरे पास नहीं है। और एक और चीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा एक वैल्यू होगी। सो उसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। सो मैग्नीट्यूड के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं मॉड का, आप लोग को पता है। सो वो लास्ट में कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है, इतना समझो अभी। सो मेरे पास बेस है, हाइट नहीं है, तो हाइट कैसे निकालूंगा, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो वैसे भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग ये कर सकते हो, देखो इसके सामने ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, ये ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये बी बार है, और ये अज्यूम कर लेता हूँ थीटा है। क्या है ये, थीटा है। तो सिंपल सी बात है, देखो बहुत इजी है। ये थीटा नहीं है, सॉरी ये थीटा नहीं है, आप लोग को ना साइन थीटा चाहिए होगा। हाँ चलो यही लगा लेते हो, कोई दिक्कत थोड़ी, इसके हिसाब से भी कर सकते हो। सो फटाफट से लगा जाए, ध्यान देना, बहुत इजी कंसेप्ट में बताऊंगा। अब ये बी के सामने वाला साइड है, क्या है, बी के सामने वाला साइड है, और बी के सामने क्या होता है, मतलब अज्यूम करते इसका नाम है ए बी सी ने नाम रखता हूँ, और इसका मॉड ले लेता हूँ क्योंकि वैल्यूज के साथ डील करना, हमें डायरेक्शन के साथ डील नहीं करना। सो अब इसके अंदर अपन लगाते हैं क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। सो ए बी अपॉन में हाइपोटेनस क्या यहाँ पर बी बार है, उसका मॉडुलस ले लेंगे। सो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू बी बार का मॉडुलस साइन थीटा हो जाएगा। बस वही चीज यहाँ पे लिख दो, बी बार साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो आप लोग के पास हाइट आ गई बी बार साइन थीटा। सो बस डन ना, तो कितना हो जाएगा, बेस क्या है ए बार, हाइट क्या है बी बार साइन थीटा। अब आप लोग को सिंपल सी बात, ये डॉट प्रोडक्ट में आएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हमेशा देखना मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में डॉट प्रोडक्ट ही होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा देते। सो ए बार साइन थीटा हो गया, और आपको पता है ए बार इंटू बी बार का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा जो होता है वो होता है ए बार क्रॉस बी बार होता है। और यहाँ पे अगर साइन थीटा के कॉस थीटा होगा तो वो क्या जाएगा बच्चों, ए बार डॉट बी बार हो जाता है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को बीच के डिफरेंस को समझना, अगर साइन होता है तो वो होगा सिंपल सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पे अगर ए बार बी बार और यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा तो दैट विल बिकम डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए बार डॉट बी बार होता है। समझ में आया इतना चीज, इसे नोट करके रखना। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोग को याद होना चाहिए, ए बार क्रॉस बी बार उसका मैग्नीट्यूड होता है। अब पैरेललोपाइप को समझना है तो उसी चीज को अपन समझेंगे, और यहाँ पर एक और चीज समझने वाला है स्केलर प्रोजेक्शन। तो स्केलर प्रोजेक्शन में मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि वेक्टर ए यहाँ पर है, वेक्टर बी यहाँ पर है, सो ये हो गया वेक्टर ए बार, ये हो गया वेक्टर बी बार।
तो देखो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसको प्रोजेक्शन यहाँ पे लूंगा, तो ये स्केलर प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो देखो लिख के देता हूं मैं आप लोग को यहाँ पर, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, बी बार ऑन ए बार। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। सबसे पहली बात बी बार है ना, तो सबसे पहले जिसके ऊपर गिर रहा है वो लिख लो, ए बार इंटू बी बार, डॉट प्रोडक्ट लिखना है, स्केलर है मतलब स्केलर प्रोडक्ट, तो ए बार इंटू बी बार, और जिसके ऊपर गिर रहा है उसका मैग्नीट्यूड लगा देना। किसके ऊपर गिर रहा है, वो ए बार के ऊपर गिर रहा है, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ये दो चीजें अगर आप लोग को पता है, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाने वाला है। बस ये दो चीजें आप लोग को पता है तो चलो आ जाओ यहाँ पर फटाफट से मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को बोला था वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो होता है वो को टर्मिनल एजेस से मान लो कि ए बी सी इज क्या होता है, वो होता है स्केलर प्रोडक्ट से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी ए बार बी बार सी बार। इसको अपन ए बार बी बार सी बार मान लो कि वेक्टर ए आप लोग को पता है, वेक्टर बी आप लोग को पता है, वेक्टर सी आप लोग को पता है, उसको आप लोग ना डिटरमिनेंट में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो इस तरीके से मिलता है। अब वो क्या होता है, वो जो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोग क्लियर कर, फिलहाल के लिए याद रखना। अब याद रखो क्या होता है कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम क्या बोलता है भाई, यहाँ पर ले लिया मैंने ओ, सबसे पहले वेक्टर ए, फिर यहाँ पर लिया बी, यहाँ पर लिया मैंने सी, तीन वेक्टर्स मैंने इस तरीके से ले लिया। अब तीन वेक्टर ले लिए तो अब क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप समझना है। सो वॉल्यूम होता है क्या एक्चुअली मालूम है क्या, वॉल्यूम होता है बेस का एरिया, जो बेस में एरिया है उसको अगर अपन हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाता है। तो इस केस में देखो ये बेस है, देखो ये दिख रहा है ओ बी डी सी, सो ये बेस का एरिया, तो बेस में क्या है पैरेललोग्राम है, और पैरेलल पाइप इसी से तो बनता है, इसी को अपन ऊपर की तरफ रेज करते हुए पैरेलल पाइप बन जाता है। सो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे हाइट यहाँ पे लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, एपी ड्रॉ किया हुआ है, सो एपी हाइट निकालना है हम लोग को। तो बस अपने को इतना याद रखना, अगर अपने पास बेस है अपने को बस हाइट निकालना, काम खत्म हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, बेस में क्या है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। देखो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिला, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड मिल चुका, जो कि मैंने आप लोग को पिछले क्वेश्चन में समझाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने को हाइट कैसे मिलेगा। सो हाइट देखो यहाँ पर क्या है, एपी है, ठीक है, क्या है एपी है। अब एपी मतलब देखो वेक्टर क्या होता है, कोई भी लाइन को अपन यहाँ वहां मूव कर सकते हैं जब तक वो इक्वल है। तो ये इक्वल वेक्टर इसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट करता मतलब इसको रेफरेंस इसके ऊपर ले लेता हूँ। सो देखो ये एक्चुअल में है क्या, ये स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए और इसके ऊपर लूंगा, देखो एक्जैक्टली सेम हाइट आएगा। सो ए का प्रोजेक्शन लूंगा बी क्रॉस सी पर। देखो क्या कर रहा हूं मैं, ए का प्रोजेक्शन ले रहा हूं, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर वेक्टर ए है, इस तरीके से यहाँ पर वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और इसका इधर बगल में कौन है, बी क्रॉस सी। सो बी क्रॉस सी आता कैसे वो भी बता देता हूँ। देखो बी क्रॉस सी आया कैसे। अब आप लोग को पता ना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या। तो आपके पास है ना एक प्लेन होता है, एक प्लेन होता है, उसके ऊपर दो वेक्टर्स होते हैं। सो ये वेक्टर है ए बार, ये वेक्टर है बी बार। सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, आप जब दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आप लोग को राइट हैंड थंबनेल इस्तेमाल कर रहा है। सो आप लोग इस तरीके से जा रहे हो तो आप लोग को जो एक परपेंडिकुलर आएगा ना, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, वो होता है बी क्रॉस सी से मिलता है, याद रखना। सो यहाँ पर वही चीज है, देखो यहाँ पर समझो। सो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर वेक्टर ए और बी लिए हुए, यहाँ पर वेक्टर अपन नीचे ए और बी लिए, सो ये दिस विल बिकम ए क्रॉस बी क्रॉस। अब वैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या वेक्टर बी और सी है, तो ये जगह बी क्रॉस सी क्रॉस हो जाएगा। अब चलो वापस से आ जाओ। सो ये मेरे पास बी क्रॉस सी क्रॉस है। अब इसका स्केलर प्रोजेक्शन इसके ऊपर लूंगा, किसका, ए बार का। तो स्केलर प्रोजेक्शन, किसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। जिसके ऊपर ले रहे हो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया। और जिसके ऊपर ले रहे हो, जिसके ऊपर ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, यानी कि क्या, बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, बस आपका खत्म। मैग्नीट्यूड ले लिया, बस काम खत्म। इसको बस को यहाँ पर इसको दोनों चीजों को यहाँ पर पुट कर देनी है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपन ने पुट करनी है यहाँ पर, और अपन ने स्केलर प्रोजेक्शन पुट करना है यहाँ पर। सो काम खत्म। ये आया बी क्रॉस सी इंटू ए बार, अपन ने बी क्रॉस सी पुट किया, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कैंसिल, ये मिल गया। अब इसी को बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। सो इसी को अपन इस तरीके से लिखते हैं और इसी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब दो टर्म्स अगर क्रॉस प्रोडक्ट में है और एक तीसरा टर्म जो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट में है, तो इसको अपन सिंपली इस ब्रैकेट के टर्म में लिखते हैं, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक बार इसे अच्छे तरीके से देखना। जिन बच्चों को वेक्टर में डाउट है तो ये दो तीन क्वेश्चन जो मैं आप लोग को यहाँ पर थ्योरम्स के फॉर्म में बता रहा हूँ उसे सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। डन यहाँ तक। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आता है जिसको बोलते हैं अपन, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वो क्या होता है, 1/6 टाइम्स ऑफ सेम ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सेम अपन ने तीन वेक्टर अज्यूम करना है, वेक्टर ए बी सी। सो यहाँ पर वेक्टर ए ये वाला है, बी ये वाला, सी वाला है। अब आप लोग को देखना है यहाँ पर अपन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस में कौन है, ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में हाइट क्या है मेरा, एपी है, तो एपी। इस तरीके से मुझे लिखना है।
सो वही चीज लिखी, देखो एरिया ऑफ बेस कहा गया बच्चों, फटाफट से ध्यान देना, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सबसे पहले अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग को पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है इनिशियली, आप लोग को पता है, ठीक है, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस वही करना, हाफ इंटू, अगर आप लोग बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कर दोगे तो हाफ इंटू बी क्रॉस सी करोगे तो ये आप लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल वही लिखा हुआ है, कहा गया बच्चों हाफ इंटू, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ बी क्रॉस सी कर दिया हुआ, ठीक है यहाँ तक। और आप लोगों को निकालना है सबसे पहले स्केलर प्रोजेक्शन। तो आप लोगों को पता है ए क्रॉस का स्केलर प्रोजेक्शन आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, वो कुछ इसी तरीके से ही आया था, एक्जैक्टली सेम। सो इसको यहाँ पर पुट कर दिया और यहाँ पर बस पुट करने के बाद आप लोग को सॉल्व करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है ये भी याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ पैलोपाइपेट क्या होता है, डायरेक्टली एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय टेट्राहेड्रॉन में यहाँ पर 1/3 आता है। बेसिक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। अगर ये याद है बस आप लोग को ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई किया 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 करोगे तो 1/6 मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग का बी क्रॉस सी कैंसिल हमें बचेगा ये, और इसी टर्म को तो अपन ए बार बी बार सी बार का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखता है। सो डन, यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोग करीब 6 थ्योरम एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। आप लोग एग्जाम में डायग्राम इसका बनाना है दोनों क्वेश्चन का, और मेरे मतलब इस चैप्टर के 4 थ्योरम और बाकी बचे हुए 4 थ्योरम, ऐसे 8 थ्योरम इस पूरे मैथ्स 1 के अंदर से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अगला जो वीडियो होगा अपन मैथ्स 2 के इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे, और यहाँ पर सारे थ्योरम्स को आप लोग को प्रैक्टिस करना है। और अगर कहीं डाउट दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे अपन कुछ और नए कंसेप्ट, कुछ और नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।